We are studying about the qualities and properties of the flowing liquid. उसमें हम लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा है. Okay. Today we will study one more characteristic of the flowing fluid and that is viscosity. Viscosity वही चीज होती है जो सॉलिड्स के मोशन में फ्रिक्शन होता है. तो इसको इन सम टर्म्स हम लोग फ्रिक्शन इन द लिक्विड मोशन भी कह सकते हैं, पर फ्रिक्शन और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. तो पहले इसको समझते हैं कि क्या होता है. हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन मोशन के बारे में पढ़ा है. स्ट्रीमलाइन मोशन में अगर एक प्लेन सरफेस के ऊपर जैसे नहर का फ्लोर है उसके ऊपर लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो जो लिक्विड जस्ट इसके कांटेक्ट में है उस लिक्विड की वेलोसिटी नहीं होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है, वो इसके साथ चिपका है. लेकिन इसके ऊपर जो सेकेंड स्ट्रीमलाइन है उसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होती है. ओके, क्योंकि उन दोनों के बीच फ्रिक्शन कम होता है और उनकी आपस में जो एक दूसरे को पकड़ते हैं वो ग्रिप भी कम होती है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस कम होते हैं. तो ये इसके साथ सॉलिड के साथ ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी पे होगा. इसके ऊपर की जो लेयर है ये लेयर, इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होती है, इसकी वेलोसिटी इससे भी ज्यादा होती है, इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होती है. इस तरह से जैसे जैसे लेयर ऊपर जाती है उनकी वेलोसिटी ज्यादा होते जाती है. इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी 2. अब ये 2 वेलोसिटी से जा रहा है, ये इसके ऊपर वाली स्ट्रीमलाइन इसके ऊपर और स्लिप होती है तो उसकी वेलोसिटी 4 हो जाती है. ये 4 से जा रहा है, इसके ऊपर इसकी वेलोसिटी और 2 बढ़ जाती है, ये 6 हो जाती है. अब ये सब के सब चल क्यों रहे हैं? तो आंसर है जरूर हमने इधर से इस पर फोर्स लगाया है, प्रेशर लगाया है. प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमने इस तरफ लगाया जिसके कारण ये सब मूव कर रहे हैं. ओके, इस तरह से ये जब मूव करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इससे जैसे जैसे डिस्टेंस पर जाते हैं इसकी वेलोसिटी ज्यादा होते जाती है. तो इसमें हम एक क्वांटिटी निकाल सकते हैं. दैट क्वांटिटी इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है कि यहां से हमने इस लेयर की वेलोसिटी ली, इस लेयर की वेलोसिटी ली और ये वाली लेंथ कैलकुलेट की. दिस इज लेंथ L और यहां इस वेलोसिटी का डिफरेंस है V. जैसे यहां पर वेलोसिटी है 2 पर सेकेंड और यहां वेलोसिटी है 6 पर सेकेंड, तो डिफरेंस कितना आया? 4. तो ये डेल्टा V समझ लीजिए या V समझ लीजिए. डेल्टा V, चेंज इन वेलोसिटी. L लेंथ में V वेलोसिटी चेंज हुई तो 1 लेंथ में कितनी वेलोसिटी चेंज होगी? V अपॉन L. ये जो है वेलोसिटी चेंजिंग पर यूनिट हाइट, पर यूनिट डिस्टेंस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट को डेल्टा V की बजाय मैं सिंपली V लिख लेता हूं. एंड व्हाट इज V? चेंज इन दी वेलोसिटी, यहां की और यहां की वेलोसिटी का चेंज. ओके, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है. इधर से हम क्या लगाते हैं? फोर्स. ये हमने यहां पर फोर्स लगाया. अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इलास्टिसिटी की टर्म्स से. इलास्टिसिटी की टर्म्स क्या होती हैं कि हम एक फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है. यहां पर हम फोर्स लगाते हैं, इनमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? V अपॉन L. ओके, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा हो जाएगा. जैसे इसकी वेलोसिटी है 0, इसकी वेलोसिटी है 10. हमने कुछ फोर्स लगाया, हमने अगर फोर्स बढ़ा दिया तो ये 0 रहेगा लेकिन ये 10 का 15 हो जाएगा, बढ़ जाएगा क्योंकि हमने फोर्स ज्यादा लगाया. तो इट्स वेरी सिंपल. फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनेट टू वेलोसिटी ग्रेडियंट. अब अगर हम इसको इक्वल करेंगे देन इट विल बी F अपॉन A प्रोपोर्शनेट टू ए कांस्टेंट
V अपॉन L। ओके, ये है फोर्स। हमको यहां फोर्स क्यों, जब हम यहां पर फोर्स लगाते हैं तो इसके अंदर एक रिएक्शन का फोर्स पैदा होता है। अदरवाइज अगर वो फोर्स पैदा नहीं होता तो हमारा फोर्स तो इसकी स्पीड एकदम से बढ़ा देता। ओके, तो इसके अंदर एक फोर्स पैदा होता है, वो हम कंपेयर कर सकते हैं जिस तरह से स्ट्रेस पैदा होता है। किसी भी तार को हम ऐसे नीचे फोर्स लगाकर खींचते हैं तो उसके अंदर एक उल्टा फोर्स पैदा होता है, और जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ स्ट्रेस। इसी तरह से जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये उसको अपोज करने के लिए अपने अंदर एक फोर्स को पैदा कर लेता है। वो फोर्स की कैलकुलेशन इसके बराबर होती है। सो दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया प्रोपोर्शनेट टू V अपॉन L। ओके, अब ये जो कांस्टेंट हमको मिलता है ईटा, प्रोपोर्शनेट को इक्वल करने से, इस कांस्टेंट का हमने नाम रखा दिस इज मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी। या हम इसे कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये तो विस्कोसिटी होता क्या है, देखिए यहां पर फोर्स लगाने से हमने एक चीज देखी, अगर ये पानी है तो इसकी स्पीड 20 आ गई। पानी की जगह अगर हमने इसमें ग्लिसरीन डाली, शहद डाला, तो क्या होगा, इसकी स्पीड 20 नहीं आएगी, कम आएगी। फिर से पानी को हम ऐसे फ्लोर पे गिराते हैं तो एक के ऊपर एक लेयर उसकी ऐसे बहती चली जाती है, और अगर हम ऐसे शहद को गिराएंगे तो क्या देखते हैं कि वो उतनी स्पीड से नहीं जाती, स्लो जाती है। तो ऊपर की लेयर धीरे धीरे जाती है। क्यों धीरे धीरे जाती है, फोर्स तो दोनों पे हमने बराबर लगाया। तो आंसर है कि जैसे ही हमने इस पर फोर्स लगाया, ये दोनों लेयर के बीच में एक उल्टा फोर्स पैदा हो जाता है। पानी में ये फोर्स कम पैदा होता है। हमने फोर्स लगाया 10, पानी में फोर्स पैदा हुआ 2, उल्टा। तो कितना फोर्स इस पे काम करेगा, 8। उस 8 के कारण पानी स्पीड से आगे बढ़ेगा। अगर हमने पानी की जगह हनी ले लिया, शहद ले लिया, उस पर भी हमने फिर से फोर्स लगाया 10, उसके अंदर फोर्स पैदा हो गया 6, तो किस फोर्स से आगे बढ़ेगा वो, ओनली 4, जो कि पहले 8 से बढ़ रहा था। तो इसमें जब 4 से आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो इसने ज्यादा अपोज किया। इस तरह से दो स्ट्रीमलाइन के बीच, दो लेयर के बीच जो फोर्स पैदा होगा, जो कि अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगा, जो कि इसके फ्लो की स्पीड को कम करेगा, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं विस्कोसिटी, और उस फोर्स को कहेंगे विस्कस ड्रैग। सो विस्कस ड्रैग when there is relative motion between two layers.
ये क्या करता है? अपोज करने वाली चीज को हम क्या कहेंगे? ड्रैग। पीछे की तरफ, अप्लाइड फोर्स के पीछे की तरफ दबाता है, इसलिए इसका नाम ड्रैग है। तो लिक्विड के अंदर जो फोर्स पैदा होता है उसको विस्कस ड्रैग कहते हैं, जो बाहर से लगाते हैं उसको नहीं। ये चीज आपने स्ट्रेस में पढ़ी है। हम जो फोर्स लगाएंगे उसको अप्लाइड फोर्स बोलेंगे, और मटेरियल के अंदर जो फोर्स पैदा होता है उसको स्ट्रेस कहते हैं। वैसे ही इसमें हम जो फोर्स लगाएंगे वो अप्लाइड फोर्स है, और लिक्विड के अंदर जो फोर्स इसको अपोज करता है उसका नाम होता है विस्कस ड्रैग। ओके, इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? डायरेक्शन ऑफ विस्कस ड्रैग इज टेंजेंशियल टू लेयर। यहां पर विस्कस ड्रैग की डायरेक्शन कैसी है? तो आंसर है ये विस्कस ड्रैग की डायरेक्शन है। ऐसा या ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ऐसे जाएंगे, इसलिए विस्कस ड्रैग उल्टा होगा। तो ये दोनों की लेयर ऐसे जहां टच होते हुए जाती है वहां ये विस्कस ड्रैग लगता है। ओके, द प्रॉपर्टी टू डेवलप दिस विस्कस ड्रैग, the property of fluid to develop this drag is called viscosity. तो विस्कोसिटी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो क्या पैदा कर लेता है? विस्कस ड्रैग। एक उल्टा फोर्स लेयर के बीच में पैदा करता है। ओके, और अब हम दो चीज पढ़ चुके हैं। एक मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी, फिर से पी एफ अपॉन ए क्या है? अप्लाइड फोर्स। V अपॉन L क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। दे आर प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, और ये इसमें ईटा आया। ईटा क्या दिखाता है हमको? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इन दोनों चीजों को फिर से आगे स्टडी करते हैं और ज्यादा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पहले लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में आपने निकाला F अपॉन A इज इक्वल टू ईटा V अपॉन L। ओके, तो ईटा किसके बराबर हुआ? ईटा इज इक्वल टू F अपॉन A अपॉन V अपॉन L। ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? दिस इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, फोर्स अपॉन वेलोसिटी चेंज। अच्छा, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को अब हम डिफाइन करते हैं और फिर उसकी यूनिट बनाएंगे। डिफाइन करने के लिए हम ये जानते हैं कि जब वेलोसिटी हम क्रिएट करेंगे तो उसमें एक फोर्स पैदा होगा, तो इसको हम फोर्स के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। किस तरह से? ईटा इज इक्वल टू फोर्स। बस, बाकी क्या क्या हमको 1 करना पड़ा इसमें? A इज इक्वल टू 1, V अपॉन L इज इक्वल टू 1। V अपॉन L ये क्या चीज है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और लेंथ क्या होती है? मीटर। तो ये क्या बचा? पर सेकंड। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या बना? पर सेकंड। ठीक है, ओके। तो अब फिर से आ जाइए। ईटा इज इक्वल टू फोर्स, या हम इसको ऐसे कर देते हैं, ईटा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया which create a velocity gradient of 1 unit, right? So
coefficient of viscosity of a liquid is equal to force applied per unit area, force applied per unit area on the liquid which create a velocity gradient of 1 per second. Velocity gradient of 1 per coefficient of viscosity is equal to the force applied per unit area which creates a velocity gradient of 1 per second. Okay, अब इसकी यूनिट देखिए, यहां से यूनिट बनाकर बताइए. फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या लिखते हैं? न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या चीज है? पर सेकंड, पर सेकंड. ठीक है, ये हो गया F अपॉन A और ये हो गया V अपॉन L पर सेकंड. तो इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? सेकंड. सो दिस इज न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर. न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, ये हो गई इसकी यूनिट. दिस इज यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और इसको हम बोला करेंगे ईटा. ठीक है, ईटा. अच्छा, अब इसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? डायमेंशंस, न्यूटन की डायमेंशंस mL/t-2, सेकेंड की t और ये L-2. सो दिस इज mL-1 एंड t-1. ये इसकी डायमेंशंस आ गई. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन इस तरह से बनी. तो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. फिर से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया विच विल क्रिएट ए वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ 1. ठीक है, उतना फोर्स जब हम लगाते हैं उतना स्ट्रेस जो कि उसमें एक वेलोसिटी क्रिएट कर दे, वो क्या कहलाएगा? उसका विस्कोसिटी कोएफिशिएंट. और जो ज्यादा चीज गाढ़ी होगी उसका ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसका मतलब उसका विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ज्यादा है. तो जिसका ज्यादा होगा वो चीज उतनी मोटी और गाढ़ी होगी. तो विस्कोसिटी का जनरल मतलब समझ में आ गया? गाढ़ापन. और उसको फिजिक्स में हम कैसे करते हैं? ज्यादा फोर्स देना पड़ता है वेलोसिटी लाने के लिए, वो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट होता है. ओके, अब इसमें जो हम फोर्स लगाते हैं उसका नाम हमने क्या रखा? विस्कस ड्रैग. ये जो विस्कस ड्रैग पैदा, फिर से हम फोर्स लगाते हैं और इसके अंदर वेलोसिटी क्रिएट करते हैं. जैसे ही वेलोसिटी क्रिएट होती है इसके अंदर एक अपोजिट फोर्स शुरू हो जाता है जो कि हमारे बनाई हुई वेलोसिटी को स्लो कर देता है. ये जो स्लो करने वाला फोर्स है इसका नाम हमने क्या रखा था? ये हमने रखा था विस्कस ड्रैग. विस्कस ड्रैग. ये विस्कस ड्रैग कितना होता है? तो देखिए, विस्कस ड्रैग, ड्रैग की पहली स्टडी साइंटिस्ट स्टोक्स ने की थी
तो इससे जो रिलेटेड लॉ है दैट इज नोन एज स्टोक्स लॉ। विस्कस ड्रैग जिस सिचुएशन के लिए स्टडी किया गया वो सिचुएशन ये थी कि एक ड्रॉप रेन की हवा में नीचे गिर रही है, लिक्विड, और किस में नीचे गिर रही है, एयर में। दूसरा सिचुएशन देखिए, एक ऑयल का जार है, उसमें हमने एक स्टील बॉल डाल दिया। वो स्टील बॉल का जो स्फीयर है वो स्फीयर ऐसे नीचे आएगा, उसके अंदर गिरता है। ये वही सिचुएशन है जैसे कि एक रेन ड्रॉप एक एयर में नीचे आती है। तो इसमें नीचे आने वाली चीज उन्होंने मानी कि एक छोटा सा स्फीयर होगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और किसी एक मीडियम में नीचे आएगा। तो जब किसी एक मीडियम में, यहां पर ये मीडियम भरा हुआ है, इसमें हमने एक स्फीयर छोड़ा, ये स्फीयर यहां पर ये ऐसे नीचे गिरता है, यहां आया, फिर नीचे गिरा, यहां आया। वी नो दैट ड्यू टू ग्रेविटी इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ओके, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और जब ये मूव करता है तो इसके नेबरिंग जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड के, वो उनको पकड़ लेता है ड्यू टू द फोर्स दैट इज इंटर एटॉमिक फोर्स, जो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था। तो ये इन एटम्स को पकड़ लेता है और उनको अपने साथ खींच लेता है। अब अगर एक स्फीयर ऐसे गिर रहा है तो इधर के एटम को भी खींचेगा, इधर जो भी इससे चिपके हुए हैं सारे एटम्स, लिक्विड के एटम्स को ऐसे नीचे खींचेगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये जब ऐसे आया तो इसके जो लिक्विड के एटम्स हैं ये सब ऐसे नीचे आने लगते हैं, ऐसे एक पाइप बनाते हुए। अब जब ये वाले एटम नीचे आते हैं तो इनके जो नेबरिंग एटम हैं, ये वाले एटम इसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये इस पर एक फोर्स लगाते हैं कि ये नीचे मत जा पाए, तो ये उसको अपोज करेंगे। ये क्या करेगा, इसने इसको खींचा और इसने इसका जो नेक्स्ट है उस पर नीचे फोर्स लगाया, इसने इसको रुकने के लिए ऊपर फोर्स लगाया। तो क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी अगर 10 है, 10, तो ये इसकी वेलोसिटी को 8 करने की कोशिश करते हैं, 10 को कम करके 8 करते हैं, कर लेते हैं फोर्स लगा के, क्योंकि ये खड़े हैं। तो ये जैसे ही नीचे आती है एक लेयर, ये इसको पकड़ते हैं और इसकी वेलोसिटी 8 कर लेते हैं। पर उससे एक चीज ये होती है कि जब ये इसको पकड़ते हैं तो ये भी इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, तो इनकी अब इसमें भी कुछ वेलोसिटी आ जाती है। ये तो अगर इसकी वेलोसिटी 10 है, इसने इसको अपोज किया, इन दोनों का आपस में ग्रिप जमा, तो इसकी वेलोसिटी 6 हो जाएगी। अब ये 6 वेलोसिटी से नीचे आता है तो इसके साइड वाली जो लेयर है, ये दोनों भी आपस में इंटर एटॉमिक फोर्सेस से जुड़ी हैं, तो ये इसको भी खींचता है, ये इसको रोकने की कोशिश करता है, ये इसको नीचे खींचने की कोशिश करता है। तो अल्टीमेटली ये 4 वेलोसिटी से नीचे आती है, ये 2 वेलोसिटी से नीचे आती है, इसकी वेलोसिटी 0, और ये यहां पर ऐसे लिक्विड खड़ा है। ये चीज जब स्फीयर नीचे आता है तो एक पाइप बना ज्यादा वेलोसिटी वाला, उसके ऊपर वाला पाइप उससे कम वेलोसिटी का, उसके ऊपर वाला पाइप उससे कम वेलोसिटी का। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहां पर लेयर्स बन जाती। ये लेयर सबसे ज्यादा वेलोसिटी की, ये वाली लेयर उससे कम वेलोसिटी की, ये वाली लेयर उससे भी कम वेलोसिटी की, ये वाली लेयर उससे कम वेलोसिटी की, और इतनी दूर वाली लेयर में कोई वेलोसिटी नहीं। इस तरह से एक स्फीयर नीचे आता है तो हमको दिखता तो स्फीयर है नीचे आते हुए, पर उसने क्या किया, उस लिक्विड के अंदर बहुत सारी लेयर्स में एक रिलेटिव वेलोसिटी पैदा कर दी, और जहां रिलेटिव वेलोसिटी होगी, एक लेयर नीचे फिसली और दूसरी नहीं फिसली, तो उनके बीच में क्या पैदा हो जाएगा, विस्कस ड्रैग। और ये विस्कस ड्रैग क्या करेगा, उसकी स्पीड को कम करता जाएगा। ये विस्कस ड्रैग कितना होना चाहिए, इसको सबसे पहले स्टोक्स ने बताया, और उन्होंने बताया कि ये जो वो स्टोक्स लॉ कहलाता है। तो स्टोक्स लॉ क्या किसके बारे में बताता है, फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी
मूविंग इन ए फ्लूइड। और ये फोर्स कितना होता है? दिस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, जिसमें हम पहचानते हैं ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस ऑफ स्फीयर, और v वेलोसिटी। ओके, अब इसमें हमको एक चीज बड़ी अजीब मिलती है, उसको आपने ध्यान में रखना है कि ये जो विस्कस स्टोक्स लॉ में जो विस्कोसिटी के कारण ड्रैग है, जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ऊपर कम होता है, नीचे और ज्यादा होता है, नीचे और ज्यादा होते जाता है। ये क्यों बढ़ता है? वही स्फीयर है और वही लिक्विड है और वही ग्रेविटी है, फिर भी ये फोर्स बढ़ते चला जाता है। फॉर्मूला को देखकर बताइए किसके कारण ये बढ़ रहा है? तो आंसर है कि ये वेलोसिटी के कारण बढ़ता है। यहां पर ग्रेविटी के कारण इस पर एक एक्सेलरेशन होता है और इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है। तो जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फोर्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, फिर वेलोसिटी और बढ़ेगी, फोर्स की क्वांटिटी फिर बढ़ जाएगी। ये अल्टीमेटली किस फोर्स के कारण नीचे जा रहा है? mg। mg के कारण नीचे जा रहा है। सपोज mg की वैल्यू 100 है, तो 100 फोर्स से ये नीचे जा रहा है। तो शुरू में इसकी वेलोसिटी 5 है, तो विस्कस का फोर्स 20 बना, फिर इसकी 20 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ mg 100 है, ये ज्यादा है, वेलोसिटी बढ़ गई। अगर वेलोसिटी बढ़ी तो ऊपर का फोर्स बढ़ गया, ये ऊपर का फोर्स बढ़ गया वेलोसिटी बढ़ने से, और ये फोर्स हो गया 40। अभी भी 40 कम है, 100 ज्यादा है, वेलोसिटी फिर बढ़ी, तो ये 40 का कितना हो गया? 60। अभी भी 100 ज्यादा है, वेलोसिटी फिर बढ़ी। अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आ जाता है, वेलोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि ऊपर का फोर्स भी कितना हो जाता है? 100। जब 100 फोर्स ऊपर का हो गया, 100 फोर्स नीचे का हो गया, वेलोसिटी बहुत बढ़ चुकी है, अब क्या होगा? तो आंसर है कि अब वेलोसिटी का बढ़ना बंद हो जाएगा। क्या बंद हो जाएगा? वेलोसिटी का बढ़ना, ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं, वेलोसिटी का बढ़ना बंद हो जाएगा। और उसके बाद अगर वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं तो ऑब्जेक्ट का क्या होगा? तो आंसर है नीचे गिरता रहेगा, वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, पर जितनी वेलोसिटी आ गई उतनी वेलोसिटी से तो नीचे गिरता जाएगा। उसके बाद उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, उसी वेलोसिटी से ये नीचे गिरता जाएगा। तो उसमें एक चीज खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई, और वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टर्मिनेट हो गया, इसलिए उस वेलोसिटी का नाम हमने रखा टर्मिनल वेलोसिटी। क्या नाम रखा गया उसका? टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि उसमें क्या टर्मिनेट हो गया? एक्सेलरेशन टर्मिनेट हो गया। ओके, तो फिर से स्टोक्स लॉ में ये जो विस्कस फोर्स बताया गया है, इसकी क्या स्पेशलिटी है? दिस इज रिलेटेड टू वेलोसिटी। विथ वेलोसिटी इट इंक्रीज। यहां जब मोशन हो रहा है, एक फोर्स इसको अपोज कर रहा है, वो विस्कस फोर्स है। अब दूसरा सुनिए, एक कार सरफेस पर चल रही है, एक फोर्स है जो उसकी वेलोसिटी को अपोज करता है, उसका नाम क्या है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन और इसमें क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों मोशन को अपोज करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कार की वेलोसिटी जब हम बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू आर, प्लेन सरफेस के लिए म्यू इंटू mg, इसमें वेलोसिटी नहीं है। तो 10 की स्पीड से कार जाएगी, जितना फ्रिक्शन होगा, 20 की स्पीड से जाएगी उतना ही फ्रिक्शन होगा, 100 की स्पीड से जाएगी तो भी ऑलमोस्ट उतना ही फ्रिक्शन होगा। लेकिन विस्कोसिटी के फोर्स में क्या है? विस्कोसिटी के फोर्स में अगर वेलोसिटी 10 है
तो फोर्स कम होगा, वेलोसिटी 50 है तो फोर्स ज्यादा होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विस्कस फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये चीज समझ में आ रही है? ओके, तो ये दोनों चीजों को हम एक बार नोट कर लेते हैं। पहले एक छोटा सा नोट बना लेते हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी। ओके, ये नोट करिए। तो ये दोनों की सिमिलैरिटी और डिफरेंस। सिमिलैरिटी, बोथ आर अपोजिंग रिलेटिव मोशन, एंड द डिफरेंस इज फ्रिक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय वेलोसिटी व्हाइल विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया दैट वाज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी किसको कहते हैं? तो जो स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन की उसी को राइट डाउन कर देते हैं। दैट बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। सो अंडर अप्लाइड फोर्स वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन द फ्लूइड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एंड विद दिस viscous force also increase. A time comes when both the forces become equal, then increase in the velocity stops and the velocity become uniform. उसके बाद velocity बढ़नी बंद, uniform velocity हो जाएगी। This velocity is called terminal velocity. ठीक है, terminal velocity उस बॉडी की उस लिक्विड में, ठीक। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी होती है और इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। डिराइव किस तरह से कर सकते हैं? हमको दोनों फोर्सेस को इक्वल करना है। एक फोर्स में वेलोसिटी आएगी, उसका एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। जैसे देखिए, एक ड्रॉप नीचे गिर रही है, ये एक ड्रॉप लिक्विड में नीचे गिरती है। इस पर नीचे लगने वाले फोर्स कौन कौन से होते हैं? ओके, तो हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। यहां पे डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। इस पर डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं? डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू mg। mg को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो दिस विल बी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। ये नीचे लगने वाला फोर्स है। अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं? अपवर्ड फोर्स, दो अपवर्ड फोर्सेस पर लग रहे हैं। एक फोर्स है बॉयंसी का और एक फोर्स है विस्कस ड्रैग। जब ये नीचे गिरेगा तो विस्कस ड्रैग ऊपर लगेगा। और एक फोर्स किसका है? बॉयंसी का और एक विस्कस ड्रैग का। अपवर्ड फोर्स ये दोनों फोर्स ऊपर लगेंगे। बॉयंसी का फोर्स कितना होता है? बॉयंसी का फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर बॉयंसी का फोर्स होता है। तो कितना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया? v, तो उसका वेट कितना हो गया? v इंटू सिग्मा इंटू जी। व्हाट इज सिग्मा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इंटू जी। किसका मास? लिक्विड का, जिस लिक्विड को उसने हटाया। ये क्या चीज हो गया? बॉयंसी। प्लस विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग के लिए हमारे पास स्टोक्स लॉ से फॉर्मूला बना हुआ है, दैट इज 6 पाई ईटा आर वी। ये और ये v अब क्या हो चुका है? जब दोनों फोर्स बराबर होते हैं तो ये वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाती है? टर्मिनल। ये कौन से हैं? अपवर्ड फोर्स और ये डाउनवर्ड फोर्स। एट कंडीशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, जब टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन होती है तो डाउनवर्ड फोर्स ये, अपवर्ड फोर्स ये, और दोनों फोर्स कैसे हो गए? इक्वल। तो हमने दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दिया। सो दिस इज v सिग्मा g प्लस 6 पाई ईटा आर टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज इक्वल टू v इंटू रो इंटू जी। ये v क्या है? वॉल्यूम
ये v वॉल्यूम, ये वाला v क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसमें हमने टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। ओके, उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमको vt निकालना है, सो 6 पाई ईटा आर vt इज इक्वल टू v रो माइनस सिग्मा g। सो vt इज इक्वल टू, अब ये जो है वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में भी रेडियस होता है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला हमने लगाया। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस विल पुट एज 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन, ये इधर नीचे आ जाएगा 6 पाई ईटा आर, ये नीचे आ गया, वीटी बस यहाँ छोड़ दिया, तो ये वीटी का एक्सप्रेशन आ गया। इसमें कैंसलेशन कर लेते हैं। कैंसलेशन किया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, पाई पाई कैंसल, ये वाला आर कैंसल, एंड दिस विल बिकम 2। सो राइट इट अगेन, टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9, 2/9 कैंसल कैंसल, आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, ये टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना एक चीज है, और उसको थोड़ा सा समझना आपको है। टर्मिनल वेलोसिटी किसकी बड़ी होगी, किसकी छोटी होगी? तो आंसर है, जिसका रेडियस जितना बड़ा होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक, पानी की एक छोटी सी ड्रॉप नीचे गिरती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है, बढ़ते 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 कुछ वेलोसिटी आएगी, उसके बाद वो बढ़नी बंद हो जाएगी। और एक बड़ी ड्रॉप गिरती है, वो भी, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ते बढ़ते टर्मिनल वेलोसिटी आएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़नी भी बंद हो जाएगी। तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, छोटी ड्रॉप की कि बड़ी ड्रॉप की? बड़ी वाली ड्रॉप की ज्यादा होगी, क्योंकि उसका रेडियस बड़ा है। इसलिए जो बॉडी जितनी बड़ी होती है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती है, और छोटी की वेलोसिटी उतनी कम होती है। इसी तरह से टर्मिनल वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? डिफरेंस ऑफ द डेंसिटी। तो एक लोहे की बॉडी ऊपर से गिरेगी और एक कॉटन की बॉडी गिरेगी, तो किस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? अब इसमें ना थोड़ा सा चीजें अलग एडवांस्ड होते जा रही हैं, इसको एक एक करके लेते हैं। पहला ये कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जिस पर कोई बॉडी पहुंचती है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ती। ये किस पर डिपेंड करती है? रेडियस पे डिपेंड करती है। बादल से पानी की बहुत छोटी सी बूंद बनी, उसका रेडियस बहुत कम है, 1 mm, 1 मिलीमीटर, दैट इज 10 to the power -3 मीटर। 10 to the power -3, उसका स्क्वायर किया तो 10 to the power -6, इतना। तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कैसी होगी? बहुत कम। तो जैसे ही वो वहां से गिरती है, उसकी वेलोसिटी पहुंची 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, 3 मिलीमीटर पर सेकेंड, टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। तो उसकी वेलोसिटी अब जब तक वो जमीन पर नहीं गिरेगी, उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 3 मिलीमीटर पर सेकेंड। इसी को उल्टा सोचिए, एक छोटी सी बूंद बादल में बनी जो कि 5 किलोमीटर ऊपर है, 5000 मीटर, वहां से एक ड्रॉप नीचे गिरती है जमीन पर, तो अंडर ग्रेविटी जब वो गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो हमने एक फॉर्मूला लगाया, हमारा फॉर्मूला है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gs। $5,000 मीटर, ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5, इतनी आ गई v²। तो v कितना आ जाएगा? v विल बी
नियरली 300 मीटर पर सेकेंड। 300 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी बूंद की हो जानी चाहिए, उस ड्रॉप की। 300 मीटर पर सेकेंड किसकी वेलोसिटी होती है आपको मालूम है? गोली की। शॉट जो हम मारते हैं, गोली मारते हैं, उसकी वेलोसिटी 300 ज्यादा होती है इससे, पर 300 मीटर पर सेकेंड इज वेरी फास्ट। अगर इतनी तेजी से कोई भी चीज आकर हमको हिट करेगी तो बहुत जोर से हिट करेगी, लेकिन हम तो बरसात के पानी का मजा लेते हैं, हमको हिट नहीं करती। क्यों नहीं करती? यस, क्योंकि ये वेलोसिटी आ ही नहीं पाती है। जब वो वेलोसिटी बढ़नी शुरू होती है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, 100 मिलीमीटर पर सेकेंड, 1000 मिलीमीटर पर सेकेंड, और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर पर सेकेंड क्या होता है? 1 मीटर पर सेकेंड, और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। अब वो जितना भी नीचे गिरेगी उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 1 मीटर पर सेकेंड, और वही हमारी बॉडी पर आकर गिरती है तो हमको कोई हिट नहीं करती। समझ में आया? इसलिए वाटर ड्रॉप्स डू नॉट हिट दो देयर वेलोसिटी शुड बी वेरी हाई। 5000 मीटर से गिरने वाली चीज की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो क्यों नहीं हो पाती? बिकॉज इट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी एंड इट डज नॉट इंक्रीज एनी मोर। ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, अब एक दूसरी चीज बताइए। बर्फ का गोला जब ऊपर से गिरेगा, उसका साइज बड़ा, उसकी डेंसिटी ज्यादा, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, इसलिए वो हमको बहुत जोर से हिट करता है। क्योंकि ये अगर 1 मिलीमीटर पर सैचुरेट हो गई, टर्मिनल में पहुंच गई, तो वो 1 मीटर पे नहीं पहुंचेगा, वो 10 मीटर पर सेकंड पे आके पहुंचेगा। 50 मीटर पर सेकंड पे आके टर्मिनल वेलोसिटी आएगी, तो वो हमको हिट करने वाला है 50 मीटर पर सेकंड से, ज्यादा जोर से हिट करेगा। तो बूंद जो पानी की आती है उसकी वेलोसिटी कम, और जो ओले गिरते हैं उसकी वेलोसिटी ज्यादा। अगर ये बूंद बहुत ही छोटी है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत ही कम होगी। इतनी कम होगी 1, 2, 3 मिलीमीटर पर सेकंड, और ऐसे में उसको 100 मीटर नीचे गिरने के लिए ही 400-500 सेकंड लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे। तो हम देखते हैं वो पानी की बूंदें दिख रही हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं अभी भी दिख रही हैं, फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं अभी भी दिख रही हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मिस्ट। जो कोहरा छाया होता है, जो धुंध छाई होती है, यही पानी की छोटी सी लहरें होती हैं, छोटी सी ड्रॉप्स होती हैं, जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत कम होती है। इतनी कम होती है कि जो हवा चलती है वो हवा ही उसको उड़ा देती है, इसलिए वो ड्रॉप्स नीचे नहीं गिरती। अदरवाइज जिसके पास mg है उसको नीचे गिरना चाहिए, लेकिन इसकी टर्मिनल वेलोसिटी इतनी कम होती है कि ये हवा में ही टंग जाती है, नीचे गिर नहीं पाती। तो बड़ी ड्रॉप होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, फिर वो नीचे गिरेगी। समझ में आ गया? अब ये तो हो गया कि टर्मिनल वेलोसिटी का इफेक्ट। तो देखिए नेचर ने किस तरह से हमको बचाया। अदरवाइज बरसात में जो पानी की बूंदें गिरती हैं, 5000 मीटर से गिरती, उसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा होगी, फसल नुकसान हो जाएगी, और हमको तो चोट लगेगी, हम तो मकान के अंदर चले जाएंगे, पर फसलें तो सब खराब हो जाएंगी। तो ये जो फिनोमिना है ये उनको सेव करता है, टर्मिनल वेलोसिटी का फिनोमिना। ठीक है? अब इसी को लेके हम अपनी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बनाते रहते हैं। जैसे अभी तक हम ग्रेविटी में क्या पढ़ रहे थे कि अगर हम एक मीनार के ऊपर से, एक टावर के ऊपर से 1 किलो लोहा और 1 किलो कपड़ा दोनों नीचे फेंकते हैं, तो दोनों के नीचे आने का टाइम डिफरेंट होगा कि सेम होगा? तो अभी तक हम लोग ये बोलते थे कि एक्सेलरेशन सेम है, इसीलिए दोनों का टाइम भी कैसा होगा? सेम। s के फॉर्मूले में लगाइए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दोनों का s बराबर है, दोनों का एक्सेलरेशन g है, तो दोनों का टाइम बराबर होगा। ठीक है, मैथमेटिकली। प्रैक्टिकली अब हमने इसमें एक फॉर्मूला और घुसा दिया। कैसे? द हाइट ऑफ टावर इज सो मच दैट बोथ द थिंग्स विच आर कमिंग डाउन दे रीच देयर टर्मिनल वेलोसिटी। दोनों की वेलोसिटी बढ़ते जाती है, बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ सकती है? टर्मिनल वेलोसिटी तक, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। तो एक स्टील है,
उसका रो ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, और एक कॉटन है उसका रो कम है, तो टर्मिनल वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टील की ज्यादा होगी। तो दोनों ऊपर से नीचे गिरना शुरू हुए, दोनों की वेलोसिटी हुई 0, 10, 20, 30, 40 स्पीड में इसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करो, 60 आएगी। क्यों? क्योंकि इसका रो ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। ये तो स्टील की वेलोसिटी कहां तक बढ़ सकती है? 60 तक। कॉटन की कहां तक बढ़ सकती है? 40 तक, अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन। शुरू में दोनों ऐसे ही चले, 10, 20, 30, 40, 40, 40, 40, और ये क्या हुआ? 50, 60, 60, 60, 60। कौन जल्दी पहुंचेगा? यस। तो इसलिए जब हम ऊपर से एक ही मास के, एक ही वॉल्यूम की दो चीजें गिराते हैं जिनकी डेंसिटी में डिफरेंस है, तो भी क्या होगा? जो भारी है वो चीज जल्दी गिरेगी। देखो फर्क आ गया स्टेटमेंट में। पहले क्या था? चीज भारी हो या हल्की हो, दोनों एक समान, एक ही टाइम पर गिरेंगे। अभी क्या हो गया? भारी चीज जल्दी गिरेगी और हल्की चीज बाद में गिरेगी। किस फिनोमिना के कारण? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। तो हमने क्या किया? जो पहले वाला स्टेटमेंट था उसमें चेंज कर दिया। विस्कोसिटी पैदा ही कब होती है? जब एक स्फीयर एक फ्लूइड में मूव करता है। तो हमने अब ये बोला कि एक भारी चीज और एक हल्की चीज दोनों को वैक्यूम में गिराइए, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में बाहर की लेयर नहीं है। अगर बाहर की लेयर नहीं है तो लेयर्स में रिलेटिव मोशन भी नहीं है। रिलेटिव मोशन नहीं है, विस्कस फोर्स नहीं है। विस्कस फोर्स नहीं है तो टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है। सो देयर इज नो फिनोमेना ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तब क्या होगा? सेम टाइम दोनों गिरेंगे, स्टील और कॉटन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 गिर गए, राइट? तो अब हमारा डिफरेंस, अब दोनों स्टेटमेंट हमने करेक्ट कर लिया। इफ द बॉडीज आर फॉलिंग इन वैक्यूम देन they will reach ground at the same time. If they are falling in the air or in any fluid, then their timings will be different because their terminal velocity will be different. अब टर्मिनल वेलोसिटी क्लियर हुआ? ओके। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में ये थोड़ी सी चीजें हमने पढ़ी। अब इसके बाद एक चीज हमको सिर्फ और पढ़नी है, एंड दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। जब एक फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है, पाइप में फ्लो हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ाने से या कम करने से क्या चीज डिफरेंट हो जाती है? आंसर है द वॉल्यूम फ्लोइंग इन द पाइप। फिर से हमने अपने पंप हाउस से अपनी कॉलोनी तक एक पाइप लगाया हुआ है। उस पाइप में हम वहां का पंप चालू कर देते हैं और पानी आता है, और रोज हमको 1 घंटे में 1000 लीटर पानी मिल जाता है। 1 घंटे में 1000 लीटर। धीरे धीरे यहाँ नंबर ऑफ क्वार्टर्स बढ़ गए, हमारी रिक्वायरमेंट 2000 लीटर हो गई। अब 2000 लीटर, उसमें तो 1000 लीटर ही आता है 1 घंटे में। हम चाहते हैं 2000 लीटर आए। क्या तरीका है? तरीका यह है कि उसके अंदर की वेलोसिटी बढ़ा दो। वेलोसिटी बढ़ाने के लिए हमने पंप की पावर डबल कर दी। पंप की पावर डबल कर दी, उसने डबल पानी पुश किया, 2000 लीटर आ गया। ठीक है? उसके बाद फिर हमको लगा कॉलोनी फिर बढ़ गई, 3000 लीटर चाहिए। अब हमने पंप को 3 टाइम्स कर दिया, पानी आना शुरू हुआ 3 टाइम्स। वेलोसिटी का क्या होगा? यस, वेलोसिटी विल इंक्रीज 3 टाइम, तभी तो 1 घंटे में 3000 लीटर आएगा। अब वेलोसिटी 3 टाइम्स हो गई और हमने देखा पाइप फट गया। क्यों? सबसे शुरू का याद करिए, जब हम पढ़ रहे थे स्ट्रीमलाइन मोशन एंड टर्बुलेंट मोशन, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी विच वॉज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या होता है उसमें? अगर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो वो मोशन कैसा हो जाएगा? स्ट्रीमलाइन से हटके टर्बुलेंट। और टर्बुलेंट मोशन में पानी ऐसा ना जाकर
ओवरटेक करता है, और ओवरटेक करने के लिए साइड में हिट करता है। जैसे ही वो पाइप के साइड में हिट करेगा पाइप फट जाएगा, बहुत ज्यादा हिट करेगा तो। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा लिक्विड फ्लो जिस पाइप में हो रहा है वो फ्लो कंपल्सरली कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट? स्ट्रीमलाइन। जहां हमने वेलोसिटी को टर्बुलेंट होना अलाउ कर दिया पाइप फटेगा। ठीक है, तो दुनिया भर में हमने पाइप बिछाए हुए हैं, लिक्विड फ्लो हो रहा है हर गली में, हर शहर में, हर जगह, और इंजीनियर्स उस पर लगे हुए हैं। कैसे वो सब वेलोसिटी को चेक करेंगे कि ये टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए? तो जो फ्लो टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए, पाइप नहीं फटना चाहिए, उसके लिए वो एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं, और उस कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो उसका एक रिजल्ट निकालते हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, और वो मल्टीप्लिकेशन होता है डेंसिटी इन एसआई सिस्टम, वेलोसिटी एंड डायमीटर। डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर ऑफ द पाइप एंड डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी, ये वाली कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर पानी आ रहा है तो पानी की डेंसिटी हमको पता है, जितने वेलोसिटी उसमें आएगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने क्यूबिक मीटर पानी इतने टाइम में इतने में आना है तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी, ये भी हमको पता है। डायमीटर ऑफ द पाइप वो भी हमको पता है, और पानी की विस्कोसिटी कितनी होती है वो भी हमको पता है। चारों क्वांटिटी हमने रख दी और इसको कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन करके एक नंबर आया। ठीक है, अब उस नंबर के लिए हमारे पास क्राइटेरिया है। ये जो नंबर है दिस इज नोन एज रेनॉल्ड्स नंबर, आर। तो किसी भी फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर फॉर एनी फ्लो इज दिस। अच्छा, कैलकुलेशन करके होगा क्या? हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन आ गई 4000, 5000, 2000, तो हमको पता कैसे लगा? तो रेनो ने ये बताया कि ये जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसमें अब हमने क्राइटेरिया बनाया, इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000 द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। If Rn is large and it is larger than 2000, then the flow is turbulent. और turbulent है, पाइप फट जाएगा। तो हमारे इंजीनियर्स इसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसको 1000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्यों? हम ज्यादा वॉल्यूम पानी का लेने के लिए वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे वेलोसिटी को, तो ये नंबर की कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी। कितना बढ़ाना अलाउड है? 1000 तक। अगर इससे ज्यादा बढ़ गया तो रिस्क है, और 2000 पार हो गया तब पक्का क्या हो गया? टर्बुलेंट, फिर वो पाइप फटेगा ही। अच्छा, अगर हमारा ये नंबर 1200 आ गया तो उसके लिए रेनो ने क्या बोला? दैट विल बी ए मिक्सचर ऑफ स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। तो वो एक छोटी सी चीज है, बिटवीन 1000 एंड 2000 इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। तो सबसे सेफ किस में है? इट शुड बी लेस देन 1000, पर उसमें यह है कि क्वांटिटी एक लिमिटेड ही आएगी, ज्यादा क्वांटिटी हम नहीं ला सकते। और अगर हमको ज्यादा लिक्विड फ्लो करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक और पाइप लगाना पड़ेगा, फिर दूसरे पाइप लगाएंगे। और ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, तीसरा पाइप लगाना पड़ेगा। और अभी हमारे शहर में यही होता है
कि एक पाइप जब कम पड़ता है तो दूसरा पाइप लगाते हैं, एक लिमिट तक उसकी वेलोसिटी बढ़ाते हैं, और अगर उससे ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी तो पाइप फटने शुरू हो जाते हैं। और ये होता है, जब बार बार ऐसा होता है तो फिर हम क्या करते हैं, 2 पाइप लगा देते हैं। और अभी आपने देखा यहाँ से जो हमारे पावर हाउस हैं, वहाँ से जो राखड़ वाला पानी निकल के जाता है, राखड़ वाले पानी की ये विस्कोसिटी कुछ होती है, डेंसिटी कुछ होती है, सॉरी ये डेंसिटी है, डेंसिटी डायमीटर, ये उसकी कैलकुलेशन करते हैं और पता लगता है कि वो क्वांटिटी कम है तो दूसरा पाइप डालते हैं, तीसरा पाइप डालते हैं। तो एनटीपीसी से जो धनराश में जा रहा है उसमें आप देखेंगे 6 पाइप पैरेलल में जाते हैं, 6 पाइप्स, क्योंकि इतनी क्वांटिटी चाहिए और एक पाइप में वो वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। और वो हमेशा कैलकुलेट करके वेलोसिटी रेनॉल्ड्स नंबर कितना रखते हैं, 1000 के नीचे। अगर इससे ऊपर हो गया तो पंक्चर हो जाएगा। समझ में आ गया? दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, तो ये कंडीशंस आप याद कर लेंगे। इसके बाद हमको रेनॉल्ड्स नंबर से रिलेटेड एक आध चीज, रेनो नंबर की एक और कैलकुलेशन समझिए। रेनो नंबर बढ़ता है किस चीज से? हमने उसका जो फॉर्मूला बेसिक बनाया वो ये था, रेनो ने जो बनाया, इनर्शियल फोर्स अपॉन फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। इनर्शियल फोर्स क्या करता है, वो लिक्विड को आगे लेके जाता है, और विस्कोसिटी का फोर्स क्या करता है, उसको अपोज करता है। ठीक, अगर इनर्शियल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा तो स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी और फ्लो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट। हम क्या चाहते हैं कि टर्बुलेंट मत लो, इसलिए हम जो ये वेलोसिटी वाला इनर्शियल फोर्स है इसको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। इसलिए अगर इनर्शियल फोर्स अपॉन फोर्स ऑफ विस्कोसिटी 1000 से ज्यादा हो गया तो फ्लो कैसा होना शुरू हो जाएगा, टर्बुलेंट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, इनर्शियल फोर्स अपॉन फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, सामने ले जाने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय अपोज करने वाला फोर्स, और ये 1000 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमको जो फॉर्मूला दिया गया वो फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को छोटा सा डेरिवेशन करके देखिए, ये इसके बराबर, यहां पर हमने एक v ऊपर लगा दिया, एक v नीचे लगा दिया, और इस d को और नीचे ले आए। इसके बाद इसका एक और कैलकुलेशन किया, एरिया दोनों में लगा दिया, और ये बन गया फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला बन गया, और ये भी फोर्स का फॉर्मूला बन गया, किसका, विस्कोसिटी के फोर्स का, जो हमने पहले लिखा हुआ था। इस तरह से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि इनर्शियल फोर्स अपॉन फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, यही कैंसलेशन होते होते ये फॉर्मूला बना जो कि रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो दिस इज, ये अब अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई कि इनर्शियल फोर्स कभी भी विस्कोसिटी फोर्स से 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इतनी ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी कि वो पाइप को तोड़ देगा और उसका मोशन टर्बुलेंट शुरू हो जाएगा, पाइप को तोड़ देगा। सो दिस इज अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर। सो दिस इज ऑल अबाउट विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी का रूट कॉज क्या होता है, अगेन इंटर एटॉमिक फोर्सेस, जिसके कारण ये फ्रिक्शन होता है। तो अभी तक जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं सबके पीछे रूट कॉज क्या है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, वेदर इट इज इलास्टिसिटी, वेदर इट इज बर्नौलीज थ्योरम, वेदर इट इज दिस, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो ये फ्लो में हमने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा, एनर्जी के बारे में पढ़ा, विस्कोसिटी के फोर्स के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में अब हम लोग स्टडी करेंगे कि एक और तरह का एटॉमिक फोर्स के कारण सरफेस पे किस तरह के फोर्सेस बनते हैं। सरफेस बनती है जो कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस के कारण छोटा होना चाहती है और अपने अंदर ऐसे फोर्स पैदा करती है जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। सो द नेक्स्ट क्लास विल बी फॉर सरफेस टेंशन। जो टर्मिनल वेलोसिटी आपने देखा फॉर्मूला, सिग्मा माइनस रो, रो माइनस सिग्मा। मान लीजिए जो चीज नीचे जो ड्रॉप है, स्फेरिकल बॉडी, वो एयर बबल है। क्या है, एयर बबल। हमने देखा है कोका कोला की बोतल या पानी की बोतल, उसमें हमने स्ट्रॉ डाला, स्ट्रॉ डाल के ऊपर से फूंक दिया, नीचे एक एयर बबल पैदा हुआ, और ये जो एयर बबल है
वो गोल है, ये एयर बबल, ये यहां पर एयर बबल की डेंसिटी रो और इसकी डेंसिटी सिग्मा। एयर कौन ज्यादा है, बड़ा कौन है, पानी की डेंसिटी या एयर की डेंसिटी? पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इसमें सिग्मा बड़ा है और रो छोटा है। रो छोटा है, सिग्मा बड़ा है, तो ये पूरे एक्सप्रेशन का साइन क्या आ गया? नेगेटिव। वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। फिर से ये वाला एक लोहे का बॉल है, आयरन, ये, और ये वही लिक्विड है। अगर ये आयरन है तो रो बड़ा और सिग्मा छोटा, इसका साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब साइन पॉजिटिव आता है और साइन नेगेटिव आता है, क्या मतलब है? वेलोसिटी पॉजिटिव है नीचे आएगा और वेलोसिटी नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा। इसलिए ड्रॉप कहां जाती है एयर की? ऊपर जाती है। समझ आया? और ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी का क्या होगा? फिर से ध्यान दीजिए, एयर है, उसको बॉयंसी का फोर्स लगता है, हमने बबल तो बीच में छोड़ा, बॉयंसी का फोर्स लगा, पानी ने मिलके उसको ऊपर ढकेल दिया, फोर्स से एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वो बबल की वेलोसिटी बढ़ती है। बढ़ते 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 रूल उस पर भी एप्लीकेबल होगा विस्कोसिटी का, बढ़ते बढ़ते क्या होगा? उसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचेगी, उसके बाद वो जो बबल ऊपर उठेगा वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी। ये चीज कहां एप्लीकेबल होती है? समुद्र में 1 किलोमीटर नीचे जाके हमने एक बबल छोड़ा, उसके साइज की बात नहीं कर रहे, साइज प्रेशर रिलीज होगा, साइज बढ़ेगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन शुरू में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि पानी उसको बॉयंट फोर्सेस से ऊपर करता है। लेकिन जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एक तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, बबल नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी कैसी आ रही है? नेगेटिव। तो जी से उल्टी वेलोसिटी होती है, इसलिए ऊपर आएगा। दूसरा, वो वेलोसिटी ऊपर तक बढ़ती नहीं जाएगी, थोड़ी देर तक बढ़ेगी, उसके बाद वो भी टर्मिनल हो जाएगी, फिर वो बबल एक जैसी स्पीड से ही ऊपर आएगा। दिस इज हाउ द बबल राइज। समझ में आया? ओके, थैंक यू।